हेलो दोस्तों, मैं प्रबत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, कल हमने इसकी शुरुआत कर दी थी राजस्थान के भौगोलिक विस्तार की। आज उसका जो हमने जो धरातल को 4 भागों में बांटा था, आज उसका पहला हम थार का रेगिस्तान पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो थार का रेगिस्तान कैसे थे, क्या था उसका पूरा सिस्टम दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ उसका पूरा। दोस्तों, थार का रेगिस्तान दोस्तों, ये दोस्तों हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के पश्चिम दिशा में दोस्तों, ये वाला, ये पश्चिम, ये दक्षिण और इस तरफ आगे बढ़ रहा है दोस्तों, ये इस तरफ। अगर हम यूं कहें यहाँ से दोस्तों, तो इसका जो अक्षांश है 25 डिग्री से लगाकर यहाँ 30 डिग्री अक्षांश के बीच में। अक्षांश कितने हैं दोस्तों? 25 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री। अगर हम देशांतर से बात करें तो 69.30 से लगाकर ये दोस्तों यहाँ तक 76 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि 25 से लगाकर 30 अक्षांशों के बीच में है। और अगर हम देशांतर की बात करें दोस्तों, तो देशांतर में 69.30 से 76 पूर्वी देशांतर के बीच में और ये उत्तरी देशांतर के बीच। अगर दिशा देखें दोस्तों इसकी दिशा देखें तो राजस्थान के ये पश्चिम दिशा में दोस्तों, किस दिशा में दोस्तों? पश्चिम दिशा में। यह हमारा जो रेगिस्तान है दोस्तों, ये सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका के अंदर स्थित है दोस्तों, इसका हिस्सा है। इसलिए इसको ग्रेट पैलियोपोर्टिक भी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में पश्चिम दिशा में 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दोस्तों, 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। अगर ये भारत की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान है, हरियाणा है, अपने दिल्ली है दोस्तों, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी में फैला हुआ है, यानी कि 4 राज्यों में ये फैला हुआ है दोस्तों। हम इसको राजस्थान में दोस्तों थार के नाम से जानते हैं और दोस्तों पाकिस्तान में इसी रेगिस्तान को थार कहा जाता है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एक बार पुनः छोटा मोटा नक्शा बना देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम तक, ये पश्चिम हो गया और यहाँ पूर्व हो गया। तो अगर यहाँ बात करें तो ये 300 किलोमीटर। लेकिन यदि हम यहाँ से और यहाँ तक की बात करें तो दोस्तों ये 0 से 640 किलोमीटर के बीच में राजस्थान में फैला हुआ। यानी हम यूँ कहें 300 इंटू 640 के बीच में, किलोमीटर के बीच में फैला हुआ दोस्तों। ये 300 किस तरफ है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये दोस्तों है, अगर हम माने तो दक्षिण से उत्तर की ओर। ये ध्यान रखना दोस्तों, इसका कुल फैलाव दोस्तों खूब फैला हुआ है दोस्तों। दूसरी बात करें दोस्तों, इस रेगिस्तान की हम बात करें तो जैसे ये अरावली है दोस्तों, अरावली के इस तरफ 13 जिले। कितने जिले दोस्तों? 13 जिले। लेकिन ये जो फैला हुआ है वो 12 जिलों में फैला हुआ। कितने जिलों में फैला हुआ? राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ दोस्तों। तो 13वां कौन सा जिला? तो दोस्तों ये सिरोही जिले में नहीं फैला हुआ, सिरोही जिले में नहीं फैला हुआ दोस्तों। ये देख दूसरा दोस्तों, रेगिस्तान के ब्लॉक्स देखें हम, ब्लॉक्स देखें, पूरे भारत में 142 ब्लॉक है दोस्तों। उसमें से राजस्थान में इसी रेगिस्तान के 85 ब्लॉक है दोस्तों। कितने दोस्तों ब्लॉक है? 85 ब्लॉक है दोस्तों। दूसरी बड़ी बात बता दूं, ये विश्व का सबसे घना बसा हुआ, विश्व का सबसे घना और सर्वाधिक आबादी रहती है, यानी राजस्थान की
40% रहती है दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। कितनी पाई जाती है? जैव विविधता क्या देखना, इसके अंदर मानव भी रहते हैं, पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं और मानव भी रहते हैं, अभ्यारण और सबके अलग अलग स्वतंत्र। तो सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। अगर दोस्तों यहाँ की अपन हवा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ हवा 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है और गर्मियों में इस हवा को लू के नाम से बुलाते हैं। इसी कारण यहाँ जो जमीन, जैसे यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों, मिट्टी है वो रेतीली बलुई है। कैसी है दोस्तों? रेतीली बलुई। इसको एरिडोसोल्स भी कहा जाता है, एरिडोसोल्स भी कहा जाता है दोस्तों। इसी मिट्टी में सबसे ज्यादा जो फसल होती है वह बाजरा होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? बाजरा होती है। इसका कारण है दोस्तों, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की होती है। यदि हम सम की बात करें, सम की, तो वहां पर तो केवल 10 सेंटीमीटर ही होती है और यहाँ पर औसत जो वर्षा होती है वो 5 दिन ही होती है। यहाँ सम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा, इसीलिए यहाँ पर कम बारिश में भी बाजरा की फसल हो जाती है। दूसरे दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपको कि देखना, जब मिट्टी की बात आई थी दोस्तों, मिट्टी की बात आई थी तो मिट्टी कौन सी थी? ये। और इस मिट्टी का जो कटाव होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा हवा या पवन से यदि कहीं कटाव होता वो रेगिस्तान का होता है दोस्तों, क्योंकि जो धोरे होते हैं वो एक, इसलिए इसको देखना, पश्चिम में सबसे ज्यादा कटाव किसका होता है? पश्चिम दिशा में राजस्थान में कटाव किस होता है? हवा से। अगर दक्षिण में पूछे तो पानी से, वो भी चंबल नदी द्वारा होता है। और यहाँ पर जो कटाव होता है दोस्तों वह धरातलीय होता है। कैसे होता है? धरातलीय कटाव होता है। मतलब ऊपर की जो मिट्टी है ना दोस्तों, वो हटती जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान। इसलिए ये इसको लॉन्ग डेजर्ट मार्च भी कहा जाता है, लॉन्ग डेजर्ट मार्च भी कहा जाता है, या रेंगती मृत्यु, रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। इसका कारण क्या दोस्तों? क्योंकि जो हमारा जो ये आगे बढ़ रहा है रेगिस्तान, इसको रेंगती मृत्यु कहा जाता है। और इसको आगे बढ़ने से देखने के लिए, बढ़ने के लिए कौन सा पौधा इसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, खेजड़ी और दूसरा पौधा दोस्तों सुबबूल। ये पौधे इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोक रहे। अगर हम रेगिस्तान की ढलान की बात करें दोस्तों, तो इसका ढलान किस ओर दोस्तों? पश्चिम की ओर। अगर दो दिशा पूछे तो किस ओर इसका ढलान है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दोस्तों इसका ढलान है। इसका कारण बता दो, या मध्य प्रदेश देखो, लूणी नदी है जो अजमेर से निकल के सीधा पश्चिम और कच्छ के खंड है, तो ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो इसका जो है देखना, दक्षिण पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका ढलान है, लेकिन प्योर पूछे तो दक्षिण पश्चिम में इसका ढलान। उत्तर से तो दक्षिण की ओर है, लेकिन अगर यहाँ देखें राजस्थान का, आप देखना दोस्तों, देखना इसका ढलान देखें तो यूं है, लेकिन अगर यूं देखेंगे तो यूं आएगा, लेकिन नदी के हिसाब से देखें तो यूं है, पश्चिम और दक्षिण, क्योंकि लूणी नदी इस तरफ आ रही है। तो लूणी नदी की दृष्टि से इसका जो ढलान है वो दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसको मैं हटा देता हूँ, पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम है। अब दोस्तों बात आती है इसके कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें मिलती है थार के रेगिस्तान के अंदर दोस्तों। हमको देखना, अगर हम यहाँ पर देखना वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की बात करें, वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक होता है, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक होता है। और उसमें भी सर्वाधिक कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है, जैसलमेर में होता है। और इसी के अंदर जहाँ तापा मतलब जो है वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक और कम पूछे तो वैसे तो राजस्थान में तो झालावाड़ है, ये ध्यान रखना दोस्तों। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? और इसी कारण यहाँ इस वाष्पोत्सर्जन के कारण जो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों, उनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है
और गर्मियों में भी वो पत्ती छोड़ देते। अगर पत्ती बड़ी होती तो पानी ज़्यादा खींच जाता सूरज की ओर, सूरज खींच लेता, इसलिए पेड़, और वो भी गर्मियों में यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं पत्तियाँ गिरा जाते ताकि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो और ये हो। अगर वार्षिक तापांतर की बात करें दोस्तों, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक, और वार्षिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर है तो दोस्तों वह भी वो तो आएगा छोड़ो दोस्तों, सर्वाधिक अंतर वार्षिक तापांतर में सर्वाधिक, अधिक दैनिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर बोले, दैनिक तापांतर में सर्वाधिक अंतर बोलेंगे तो वो हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। अगर वार्षिक तापांतर में राजस्थान में सबसे कम अंतर है तो वह डूंगरपुर है दोस्तों। अगर रेगिस्तान की बात करें दोस्तों सर्वाधिक अंतर तो छोरो आएगा। दैनिक तापांतर में सबसे कम अंतर आएगा दोस्तों तो वह जैसलमेर आएगा दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और बता दो, हमें यहाँ पर एक राष्ट्रीय मरु उद्यान मिलता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान मिलता है दोस्तों। इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है जिसको 1981 में घोषित किया गया था। इसके अंदर ये डूंगरपुर और जैसलमेर और बांसवाड़ा में फैला हुआ, टोटल ये 32-62 वर्ग किलोमीटर में फैला। ज़्यादातर जैसलमेर में इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जैसे गोडावण है, गोडावण, पीवड़ा, कोबरा, तीतर, गो, बिच्छू यहाँ पर होता है दोस्तों। अगर आप तीनों सर्दी गर्मी वर्षा में यहाँ का अगर हम तापमान देखें, वर्षा देखें तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अलग चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों। देखना यहाँ का तापमान देखें दोस्तों, तापमान को ही पहले ले लेता हूँ मैं। तापमान अगर हम गर्मी का तापमान है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसका कारण क्या, यहाँ 42 डिग्री से 49 डिग्री और कभी कभी तो इससे अधिक भी पहुँच जाता है। सर्दियों की बात करें दोस्तों, अगर सर्दियों में भी औसत सर्दी का तापमान निकल औसत तो दोस्तों ये 12 से 14 डिग्री हो जाता है दोस्तों। अगर यहाँ वर्षा की बात करें दोस्तों इस रेगिस्तान में तो वर्षा मैंने कहा था आपको 25 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। वैसे इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे धीरे धीरे। और अगर रेगिस्तान की औसत तापमान की बात करें, औसत तापमान की बात करें दोस्तों तो यहाँ का जो औसत तापमान है दोस्तों वह है 22 डिग्री सेल्सियस। अब बात आती है दोस्तों ये थार का रेगिस्तान कुल राजस्थान के कुल कितने भूभाग पर फैला हुआ तो 61.11 भूभाग पर दोस्तों ये फैला हुआ है दोस्तों। तो ये इसकी जो बड़ी बड़ी जो बातें थी दोस्तों वो मैंने आपको बता दी है कि कैसे क्या होता है, क्या इसका सिस्टम होता है, किस प्रकार ये आगे बढ़ता है और क्या होता है दोस्तों। अब देखना दोस्तों इस रेगिस्तान को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटने का कारण दोस्तों ये है कि कुछ जगह पर रेती ज़्यादा, कुछ जगह पर पेड़ पौधे हैं जो केवल कंटीली झाड़ियाँ ही है, कहीं पर खेजड़ी है, सुबबूल है। तो इस आधार पर इस रेगिस्तान को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक महामरुस्थल, महामरुस्थल, इसको महामरुस्थल का दूसरा नाम भी कह सकते थे शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल इसलिए कहेंगे दोस्तों कि मैंने बोला था यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ होती है, जैसे केयर होता है, जैसे बबूल होता है, जैसे थोर होता है, जैसे नागफनी होता है, जैसे कैक्टस होता है, तो वो इसको कहते हैं। फिर यहाँ पर प्योर रेतीले है तो बालू का स्तूप भी कहेंगे, बालू का स्तूप भी कहेंगे। और ये हमारा जो 61 का है वो 20.02% किसका, इसका। और दोस्तों दूसरा जो है वो है लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल दोस्तों। या इसको हम ये शुष्क है तो इसको अर्ध शुष्क कहेंगे, अर्ध शुष्क कहेंगे। या दोस्तों इसको बालू का मुक्त स्तूप कहेंगे, बालू का मुक्त स्तूप। जहाँ बालू का मुक्त स्तूप, जहाँ बालू का के साथ पत्थर है, मतलब जो मतलब जैसे मिट्टी दूसरी चेंज हो जाती है, रेतीली की बजाय चेंज हो जाती है, पर्वत हो जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं। ये दोस्तों जो ज़्यादातर ये जो है 41.09% भूभाग पर फैला हुआ दोस्तों। ये कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखना। और इन दोनों का जो विभाजन करता है दोस्तों, विभाजन करता है, हम कैसे कहेंगे कि ये शुष्क मरुस्थल और ये अर्ध शुष्क है, ये लघु है महामरुस्थल, तो इन बालुका के आधार भी कहेंगे। और इसकी जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसे होगी, शुष्क मरुस्थल, यहाँ की जलवायु कैसे होगी,
अर्ध शुष्क। इसका जो विभाजन करता है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा करती है। दूसरा दोस्तों महामरुस्थल है वो जैसलमेर में है, बाड़मेर में है दोस्तों, जोधपुर का पश्चिम है दोस्तों, ठीक है ना, बीकानेर का दक्षिण वाला हिस्सा दोस्तों, जालौर का भी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दोनों ले लो, जालौर का दक्षिण और पश्चिम वाला दोनों। तो ये जो ज़्यादातर जो फैला हुआ है दोस्तों यहाँ पर फैला हुआ, ये जो है दोस्तों जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है दोस्तों, अलवर है, भरतपुर है दोस्तों, भरतपुर, इधर जो फैला हुआ दोस्तों वो ये फैला हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। और ये जो फैला हुआ दोस्तों, अब इनकी हम एक एक चीज़ को पढ़ते हैं दोस्तों इनमें, कि इनमें और कौन, कभी कभी इनके अंदर जो बनने वाली जो आकृतियाँ हैं, इनके अंदर जो होने वाली चीज़ें हैं, उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो एक बार आप पुनः ध्यान रखना कि हमने रेगिस्तान कुल कितना है 61 पॉइंट है। इसको हमने दो भागों में बांटा, एक महामरुस्थल यानी जहाँ प्योर रेत है, शुष्क मरुस्थल यानी छोटी छोटी झाड़ियाँ, यहाँ पर जैसे खेजड़ी वगैरह है, ये है बालू का मुक्त, यहाँ बालू का मुक्त हो जाता है, ये बालू का स्तूप है। ये कुल 61 का कितना है 20.02, ये कितना है 41.2, ये कहाँ अमूमन कहाँ जैसलमेर बाड़मेर में। तो ये जो दोस्तों है ये ज़्यादा, ये राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है जलवायु की दृष्टि से दोस्तों, तो वो अर्ध शुष्क है, ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर बनने वाली आकृतियों के बारे में हम चलते हैं दोस्तों। महामरुस्थल के अंदर इसको पूरा मिटा देता हूँ दोस्तों। अब देखना दोस्तों, मैं महामरुस्थल के अंदर बनने वाली आकृतियों, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। महामरुस्थल, मरुस्थल या इसको शुष्क बोल दीजिए या बालू का स्तूप बोल दीजिए, बालू का स्तूप बोल दीजिए। कुल कितने भूभाग पर है 20.02%। अब इसके अंदर जो बनती है दोस्तों आकृतियां बनती अनुदैर्घ्य, या इसको आप सीधी या सरल या पवनानुवर्ती, मतलब पवन जिस तरफ बह रही है उसी के अनुसार बन जाती है, मतलब सीधी लाइनें बनती है, हवा की दिशा में जो सीधी लाइनें बनती है उसको बोलेंगे हम अनुदैर्घ्य दोस्तों, सीधी सरल या पवनानु। कहाँ बनती है ये महामरुस्थल। दूसरा यहाँ पर अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में क्या होते हैं दोस्तों, ये समकोण या 90 डिग्री के, जैसे यूं हवा सीधी बहती है फिर एकदम से टर्न हो जाती है दोस्तों, ये होते हैं। फिर बरखान, ये दोस्तों अर्ध चंद्राकार आकृति में, अर्ध चंद्राकार आकृति बनती है। देखना दोस्तों, ये भी हवा की दिशा में, ये भी हवा की दिशा में, तो ये हवा की विपरीत दिशा में मतलब इस प्रकार बननी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं हम, बरखान या अर्ध चंद्राकार आकृति बोलते हैं। एक बनती है दोस्तों नेवखा, क्या बनती है दोस्तों, नेवखा, झाड़ियों के पीछे। इसका एक नाम और भी मिलता है दोस्तों, सब्र काफिज या सब्र काफिज। ये क्या होती है दोस्तों कि मतलब जो झाड़ियाँ होती है उस झाड़ियों के पीछे जो आकृतियां बनती है दोस्तों उसको बोलते हैं नेवखा या सब्र काफिज। एक दोस्तों लहरदार आकृति भी बनती है जिसका नाम मैं बता दूं आपको, डोल या उर्मिका, डोल या उर्मिका दोस्तों। ये कैसे होती है, रेगिस्तान में इसी रेत की जो लहरदार आकृतियां बनती है, लहरदार जो आकृति बनती है उसको जैसे यूं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डोल या उर्मिका। एक दोस्तों होता है सीप, जो मतलब यूं श्रृंखलाबद्ध होती है, यूं आकृतियां सीधी लेकिन बीच में से कटी कटी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, सीप। श्रृंखलाबद्ध होती है लेकिन बीच में से कटी हुई होती है, बीच में से कटी हुई होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों। ओके, इसके और देखना दोस्तों, मैं बता देता हूं, ईख, जहां प्योर रेगिला रेगिस्तान है, प्योर रेतीला रेगिस्तान है, रेतीला रेगिस्तान, ये दोस्तों ध्यान है। एक हम्मा जिसको हम कहते हैं पथरीला रेगिस्तान,
रेती के साथ पथरीला रेगिस्तान भी होता है, पथरीला रेगिस्तान होता है। एक होता है दोस्तों रैंक, इसके अंदर क्या होता है, रेत भी होती है और पथरीला भी होते, कंकड़ वगैरह भी होते, इसको कहते हैं रैंक। एक दोस्तों होते हैं धोरे, यानी छोटे छोटे धोरे। कैसे धोरे दोस्तों, छोटे छोटे, जैसे सम के धोरे, जैसे सम के धोरे छोटे छोटे। एक होता है दोस्तों दरिया, ये बड़े बड़े टीले होते हैं दोस्तों, ये बड़े बड़े, जहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं दोस्तों, तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। इनसे बने एक, जैसे मैं बोल देता हूँ थली, यानी जो रेत के जो ऊंचे टीले होते हैं, ऊंचे, इसके उस भाग को थली कहते हैं दोस्तों। अब जैसे एक शब्द आता है तली, अब ये इसके दोस्तों नीचे वाला जो भाग होता है ना, जैसे ये वाला भाग, इसको कहते हैं तली, जो तल पर बनता है, और टीले का जो तल होता है दोस्तों उसको बोलते हैं तली। तो महामरुस्थल में बनने वाली जो आकृतियां होती है दोस्तों वो ये होती है। अब दोस्तों चलता हूं, मैं बताता हूं आपको लघु मरुस्थल का दोस्तों, कि लघु मरुस्थल में किस प्रकार का अंतर होता है दोस्तों, तो वो मैं आपको बताता हूँ। लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल और या इसको अर्ध शुष्क बोल दीजिए आप। यहाँ की जलवायु कैसे होगी, अर्ध शुष्क, और बालू का मुक्त क्षेत्र होंगे, बालू का मुक्त क्षेत्र। ये कितना है, 41.09 दोस्तों। और महामरुस्थल और लघु मरुस्थल का विभाजन कौन करता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर वर्षा करती। अब दोस्तों देखना, आप यहाँ की मैं आकृतियां बताता हूँ आपको, यहाँ को आपको समझाने के लिए। ये जो आकृतियां इनके ऊंचे भाग है, इसको बोलते हैं पेडीमोंट, पेडीमोंट दोस्तों। यहाँ जो इसका बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं बालसन दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों, बालसन। यहाँ से जो पानी रिस के आता है वो यहाँ इकट्ठा होता है, उसको बालसन बोलते हैं दोस्तों। और इसके जो ये जो पहाड़ियाँ है, इस पहाड़िया का जो ये जो ढलान है दोस्तों, ये वाला जो ढलान है उसको बजाड़ा बोला जाता है, बजाड़ा। क्या बोलता है दोस्तों, बजाड़ा। इन ढालों से आने वाला जो पानी है दोस्तों, अब देखना दोस्तों, यहाँ पर ये जो इसके जो पर्वतों की है ना दोस्तों, ये तीखी तेज हवा से ऊपर ये पर्वत कट जाते हैं और तीखी तीखी आकृतियां बनती है। पर्वतों का ऊपर का भाग बहुत तीखा हो जाता है, तो इसको ईसलबर्ग कहा जाता है, ईसलबर्ग। यही दोस्तों परीक्षा में बहुत पहले पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लघु मरुस्थल में बनती है। देखना, मैंने जो महामरुस्थल में पढ़ाया था और इसमें जो आकृतियां होगी वो बिल्कुल अलग अलग होगी दोस्तों। तो ईसलबर्ग आकृतियां क्या बनती है, देखना दोस्तों, यहाँ का खारापन जो इकट्ठा आता है और इस प्रकार की जो झील बनती है उसको पलाया झील कहते हैं। ये जैसलमेर में ज्यादा होती है दोस्तों, जैसलमेर, इसमें खारापन होता है दोस्तों, और इसके बीच में और ज्यादा खारापन होता है। बीच में हमेशा ज्यादा खारापन भारी होता है, वो धीरे धीरे बीच में पहुंचता जाता है, तो इसको सैलिनास कहा जाता है, सैलिनास कहा जाता है। दूसरी चीजों में आपको यहां पर बता देता हूं, यहां जो अपने जो लाठी सीरीज है, लाठी सीरीज, वो भी इसी में ही है दोस्तों। इसी जो एक भूगर्भ की पट्टी है, भूगर्भ की जल पट्टी कह सकते हैं, जहाँ राक फॉस्फेट ज्यादा मिलता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे डांड, डांड ये छोटी खारे पानी की झील है, छोटी खारे पानी की झील है दोस्तों। ये हाल ही में जो एग्रीकल्चर का जो सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि डांड की रेगिस्तान में बनने वाली छोटी मतलब सारी झील है, सारी झील या नमकीन झील बोल सकते हैं आप, नमकीन झील दोस्तों। ढांड जो सारी है और नमकीन होती है, छोटे खारे पानी की झील होती है। एक होता है दोस्तों रन या टाट, ये भी बरसातकालीन झीलें ही होती है खारे पानी की, बरसातकालीन छोटे पानी की झील। और ये राजस्थान में कहाँ पर है, जैसे पोखरण, पोखरण जैसलमेर के अंदर है। थोप दोस्तों ये सबसे बड़ा रन है जो बाड़मेर में है। एक दोस्तों फलोदी है, फलोदी है जो कहाँ पर बनता है दोस्तों, जो जोधपुर में बनता है। तो ये सबसे बड़े रन और टाट, ये ढांड है, छोटे खारे पानी की झील है दोस्तों। इसके अंदर जो घास है दोस्तों वो बहुत मस्त, यहाँ जो घास पैदा होती है
जैसे सेवण, जैसे मुराल, जैसे कुराल, जैसे बूर, सुगंधित जहाज होती है, ठीक है ना दोस्तों, बूर होती है, कुराल होती है, मुर होती है, एक तरगड़ होती है दोस्तों, तरगड़ एक होती है। तो ये जो मुख्य मुख्य जो है दोस्तों, इनकी जो झीलें, खारे पानी की जो झीलें होती है दोस्तों, उनका ध्यान रखना दोस्तों। बूर है, एक करड़ है, ये बनती है दोस्तों, घासें बनती है। अब दोस्तों बात आती है कि रेगिस्तान में जो इसके अंदर ही दोस्तों मैं कुछ चीज़ और बता देता हूँ। देखना इसी के अंदर हमारे देखना, वैसे मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा लघु, इसी मरुस्थल के अंदर, इसको लघु मरुस्थल के अंदर जैसे घग्गर का बैसिन है, घग्गर का बैसिन है, ये दोस्तों घग्गर का बैसिन घग्गर नदी बनाती है, यहाँ आके नदी ये समाप्त हो जाती है और नदी फैल जाती है, इसीलिए नाली व पहाड़ का निर्माण करती है। कालीबंगा भी है, हनुमानगढ़ जो शहर है वो इसके पेटे के नीचे है, हनुमानगढ़ जो भटनेर दूर के वो इसके नीचे है। तो ये नदी समाप्त हो जाती है, पानी फैल जाता है, जिसको नाली या पट कहते हैं, यहीं पर ये समाप्त हो जाए, मृत डेड रिवर भी कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैं लूणी का बैसिन बोल देता हूँ, लूणी का बैसिन बोल रहे। लूणी बैसिन के अंदर कौन सा आता है दोस्तों? गोडवाड़ का बैसिन, गोडवाड़ का बैसिन। दोस्तों लूणी नदी है जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। फिर ये जैसे ये हल्देश्वर की पहाड़ियाँ है, हल्देश्वर की पहाड़ियाँ, इसी हल्देश्वर के पर में अपना पीपलूद है जिसको बहुत ठंडा है इसीलिए लघु माउंट भी कहा जाता है। अपने 56 की पहाड़ियाँ है दोस्तों, 56 की पहाड़ियाँ है। इसी प्रकार में अगर लूणी के बाद में ले लो तो अपना नागौर का बैसिन है दोस्तों, नागौर का बैसिन है दोस्तों। इस नागौर के बैसिन में दोस्तों यहाँ का है वो पूरा खारा पानी है दोस्तों, खारा पानी है। और यहाँ की झीलें हैं वो भी खारी झीलें, खारी झीलें। कौन कौन सी? डीडवाना है, कुछामन है दोस्तों, वो खारी। और यहाँ का जो नमक बनता है उसमें सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? सल्फेट। इसलिए खाने के काम में नहीं आता, ये कपड़ा रंगने, ये रंगने के काम में आता, चमड़े को साफ करना, इसलिए इसको औद्योगिक कहते हैं। यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है दोस्तों, फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा, इसीलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी इसको, और अजमेर को या काबा पट्टी, काबा पट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा, इसलिए लोग कुबड़े कुबड़े चलते हैं, इसलिए कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक दोस्तों इसी का भाग है शेखावाटी बैसिन। यहाँ देखना दोस्तों, शेखावाटी मतलब सीकर है, झुंझुनू है और चूरू है दोस्तों, ये इसके अंदर शेखावाटी बैसिन है। इसके अंदर जो नदी बहती है दोस्तों वो कांतली बहती है, और यहाँ पर ये तोरावाटी का बैसिन बनाती है। किसका बैसिन बनाती है दोस्तों? तोरावाटी का बैसिन बनाती है। और इसके अंदर दोस्तों जैसे तालाब है तो तालाब को हम क्या कहेंगे? सर, क्या कहेंगे? सर। और इसके अंदर कुएं हैं दोस्तों तो उसको कहेंगे हम जोहड़। ये दोस्तों कई बार पूछा गया, जोहड़ किसको कहते हैं? कुओं को कहते हैं। सर कहाँ पर, तालाब को सर कहाँ पर कहते हैं? तो वहाँ पर कहते हैं दोस्तों। इसके शेखावाटी के अंदर यहाँ जैसे कैल्साइट है वगैरह है, इस प्रकार का खनिज ज़्यादा निकलता है और वहाँ पर ये खनिज का, तो दोस्तों ये भी इसी का हिस्सा है जो इसके अंदर ये बैसिन का निर्माण करता है दोस्तों। अब इसके आखिरी टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों, जो हमारे फर्स्ट लेवल, रीट के फर्स्ट लेवल में काफ़ी पूछा जाता है कि रेगिस्तान के अंदर जल का प्रबंधन कैसे होता है दोस्तों। जल प्रबंधन कैसे होता है दोस्तों? देखना, खड़ी, ये बरसातकालीन मीठे पानी की झीलें है, मीठे पानी की झील है दोस्तों। ओके दोस्तों। फिर पलाया, ये खारे पानी की झील है, बरसातकालीन खारे पानी की झील। ये जैसलमेर में ज़्यादा है, जैसलमेर में ज़्यादा दोस्तों। अब बात कही थी मैंने आपको रन या टाट, ये भी बरसातकालीन खारे पानी की झील है, बरसात कालीन खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील दोस्तों। पलाया झील है वो पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई थी, पालीवाल ब्राह्मण, और खड़ीन की झीलें भी पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई थी। ये पूछा गया प्रश्न दोस्तों, एक दो बार ध्यान रखना। ये बरसातकालीन खारे पानी की झील है। जैसे मैंने आपको कहा था डांड,
ठीक है दोस्तों, ये बरसातकालीन नमकीन या सारी खारे पानी की झील है दोस्तों। अब देख रहे दोस्तों, कुछ और भी जल व्यवस्था थी, जैसे तालाब होते थे दोस्तों। तालाब बड़े होते थे, प्रत्येक गांव का तालाब होता था। जैसे ये तालाब था दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, तालाब था। इस तालाब से प्रत्येक गांव में अलग अलग ढाणियां होती थी। रेगिस्तान में ढाणियां ज़्यादा, तो वहाँ प्रत्येक लोग छोटी छोटी और यहाँ पर इस तालाब से छोटी, देखना तालाब बड़ा है, तालाब से छोटी नाड़ी बना लेते। और सबसे पहली नाड़ी 1520 में राव जोधा ने बनाई थी। एक दोस्तों होता झालरा, ऐसे क्या होता दोस्तों, झालरा। इसका कुछ देखना, ये भी बरसात के पानी से भरता है, ये भी बरसात, लेकिन झालरा का कोई पानी का स्रोत नहीं होता। तालाब जब पूरे भर जाते हैं तो उसका जो अधिशेष पानी होता है दोस्तों, वह इसमें आता है, तो उसको कहते हैं झालरा। एक होता दोस्तों टोबा, क्या टोबा, तालाब के अंदर ही पानी को संरक्षित करने के लिए बीच वाली भूमि को और गहरा कर लेते थे, तो इसको कहते थे दोस्तों टोबा। जहाँ पानी कम से कम रिसाव हो और अकाल भी पड़ जाए तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, तो उसको कहते थे दोस्तों टोबा कहा जाता था। एक होता था दोस्तों आगोर। आगोर घरों के अंदर जल को संरक्षण किया जाता था पीने के लिए, उसको आगोर कहा जाता। लेकिन घरों के अंदर टाका या कुंडी भी होते थे, यानी कि छोटे छोटे स्रोत बना लेते थे और ऊपर से उनको ढक लेते थे, तो उसको कहते थे टाका या कुंडी। तो दोस्तों ये था रेगिस्तान के अंदर जल का प्रबंधन था, और ये था दोस्तों अपने थार का रेगिस्तान, जो हमने पूरी तरह से पढ़ा है दोस्तों। इसका ध्यान रखना दोस्तों। ये था हमारा टॉपिक। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।